लिखा रहता है। अरे वो रिकॉर्डिंग तो मैंने कल भेज दी वैसे सीपी को। उसने बोला कि बस आप नंबर भी सेंड कर दीजिए। हाँ अरे वो वही तो बोल रहा हूँ, आपकी इन्होंने कल बात करवाई थी किसी से, HDFC का। नहीं वो सब नहीं, आप जो मैं मांग रहा हूँ वो आप दीजिए ना। वो थोड़ी आप मेरे को नंबर दे रहे हैं कि नहीं, बस यस और नो में जवाब दीजिए, उसके बाद बात खत्म। मेरे को इसके आगे कोई बात नहीं करी, यस और नो में नंबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, क्वेश्चन निकालिए, साथ साथ में बताते जाते। निकालिए। बताइए क्वेश्चन। सेक्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दो वेक्टर हैं। मान लिया आपने एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल 150 डिग्री। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये मैंने मान लिया रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्टिंग वेक्टर हमें मिलता कैसे है?
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये करेंगे तो मैं सिंपल ये लिखता हूँ, मैंने कहा ये ए वेक्टर है, इसमें आपने बी वेक्टर को ऐड किया, आपको ये रिजल्टेंट भी ये है। अब ये अगर एंगल 150 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30, tan 30 इज इक्वल टू आर अपॉन, ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है 10 यूनिट, ठीक है, रिजल्टेंट की वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 बाई 10√3, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए तो सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर 10√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, आ तो गया, इसमें क्या करना है, ये तो ए और बी के बीच में 180 दिया हुआ है, अरे ये तो स्टार्टिंग में बताया था, ये वेक्टर का मतलब ये हुआ, डायरेक्शन तो चेंज किया मैंने, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 150 है, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो फोर्स दिए होंगे, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दूसरे फोर्स का है 6 न्यूटन, 10 और 6। मैक्सिमम फोर्स कब होगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो अगर मैंने दोनों का डायरेक्शन सेम रखा तो मैक्सिमम होगा, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम कब होगा जब दोनों अपोजिट हो, ठीक है, तो एफ मिनिमम कितना होगा, मतलब कि जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो इन दोनों के बीच में लाई होना चाहिए, अगर इसको कोई एक्सीड कर रहा है तो वो हमारा पॉसिबल नहीं, देखिए कौन सा है 17 थर्ड ऑप्शन। अच्छा ये करिए द रिजल्टेंट फोर्स, अच्छा मे बी, ठीक है, इन दोनों के बीच पहला वाला, ठीक है, 14 वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ 3i + 6x, अब देखिए वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या है,
एक्स कंपोनेंट और ये क्या है वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल dx ओवर dt। तो हम लोग यहाँ पे x वाले को क्या लिख सकते हैं bx को क्या लिख सकते हैं dx ओवर dt और by को क्या लिख सकते हैं dy ओवर dt। इंटीग्रेट कीजिए आगे कीजिए स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है x और y के बीच में रिलेशन। ये स्टार्टिंग में बताया था जब भी आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसका मतलब y और x के बीच में आपको रिलेशन निकालना। ठीक है तो आपने vx को क्या लिखा dx ओवर dt इज इक्वल टू 3। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है उसी तरीके से इसको कीजिए। यहाँ पे आपने लिखा 6x इज इक्वल टू dy ओवर dt। तो dy इज इक्वल टू क्या हो गया 6x dt। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें t के रेस्पेक्ट में लेकिन वेरिएबल क्या है x। तो x की वैल्यू क्या निकाली आपने 3t। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा 18t dt dy इंटीग्रेट करेंगे ये कितना हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन y t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 19 स्क्वायर। ठीक है हमें तो x और y के बीच में रिलेशन निकालना है तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 9x अपॉन 3 मतलब कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर। बात कैसा होगा पैराबोला। तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है इसका मतलब ये x कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट को क्या लिखते हैं dx ओवर dt। इंटीग्रेट करके x और t के बीच में रिलेशन आ गया और उसके बाद y को लिखेंगे dy ओवर dt। यहाँ से हमने t के बीच में रिलेशन निकाला t को एलिमिनेट कीजिए तो y और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा यही कुछ। ट्वेंटी थ्री होने के बाद करेंगे जब मैं रिलेटिव मोशन बता दूंगा 2 डायमेंशन 16 रिलेटिव मोशन बताया था तो रिलेटिव मोशन करिए। ठीक है 18 भी वही है रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन। और प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्टाइल और वेक्टर से रिलेटेड।
बता सकते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 23rd पढ़िए। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं सॉल्व करते बिना रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 23rd पढ़िए, ये मैं बता रहा हूँ। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 23rd। रीड कर लिए? देखिए पार्टिकल को मैं कहाँ से प्रोजेक्ट करूँ, एक व्हीकल से प्रोजेक्ट करूँ, ठीक है। और व्हीकल आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं मान लीजिए कि ट्रेन आपकी मूव कर रही है ऊपर से, अगर मैं किसी पॉइंट को अगर ड्रॉप करता हूँ तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही कॉइन की इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ व्हीकल मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दिया होगा बिल्कुल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट को या कोई भी पार्टिकल जिसको आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आप लॉजिकली सोचिए जैसे कि आप ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है। अब बॉल को ऊपर उठा, ठीक, ऊपर उछाल लें तो आपके हाथ में आता है, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। तो आपने बॉल को उछाला, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि बॉल ऊपर जा रही है और आपके हाथ में वापस आ रही है। बॉल ऊपर जा रही है, आपके हाथ में वापस आ रही है, ठीक है। लेकिन जो आप लोग हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? मैं तो ट्रेन में बैठूं, मेरे रेस्पेक्ट ये चीज हो रही है, मैं बॉल को उछाल रहा हूं, मेरे हाथ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा होगा? मैंने बॉल को उछाला, मैं तब तक तो आगे भी मूव कर गया ना, ट्रेन चल रही है, ठीक है। बॉल मेरे हाथ में है, तो आपको बॉल कैसे नजर आ रहा है? ऑब्जर्वर चेंज करने से सब चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। ये लॉजिकली सोचिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मैंने बॉल को उछाला, मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे को तो साफ नजर आ रहा है बॉल को उछाला, बॉल मेरे हाथ में आई, ठीक। लेकिन आपको क्या नजर आएगा? मैं भी मूव कर रहा हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा है मैं भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा हूँ। मैंने बॉल को उछाला, ट्रेन मूव किया, मैं यहाँ तक पहुंच गया, बॉल मेरे हाथ में आई। इसका मतलब बॉल ऐसे आ रही होगी ना मेरे हाथ में, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे बॉल को देखो तो इसने इनडायरेक्ट में भी दे दिया कि बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है और वर्टिकल स्पीड कितनी है, v1। तो हमें स्पीड निकालने के लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया था कि मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा था। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का जब वो ग्राउंड पे आ रहा है? 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो सिंपल मोशन बाय ग्रेविटी कर रहा है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g, यही होता है ना। सिर्फ इसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। ये तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से 2v1/g, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करें? 2v1/g इनटू स्पीड, आगे समझे। टाइम इनटू स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। दूसरी चीज
जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स उसमें से क्वेश्चन नंबर ए वेक्टर दिया हुआ है ए cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी वेक्टर ए इक्वल टू cos ओमेगा टी वेक्टर प्लस sin ओमेगा टी ये है और बी वेक्टर दिया हुआ आपको cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 i प्लस sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 आपसे पूछा है कि वो टाइम बताइए जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लिख लीजिए। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर बता रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a डॉट b इक्वल टू 0। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन नंबर 5 डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कितना हो जाएगा cos ओमेगा टी by 2 प्लस sin ओमेगा टी into sin ओमेगा टी by 2। ये किसका फॉर्मूला cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b लिख लीजिए cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b और cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b। देखिए क्या आ जाएगा cos ओमेगा t minus cos ओमेगा t by 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा cos ओमेगा t by 2 इक्वल टू 0। ठीक है, cos की वैल्यू 0 कब होती है 90। तो यहाँ पे 90 डिग्री मत लिखिए, एंगल हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे पाई बाई 2। तो आपने क्या किया ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाय ओमेगा। कौन सा इसको भी छोड़ दीजिए, इसी में पहले एक एक शीट को कंप्लीट कीजिए, मेरे को फिर बैक में जाके फिर ढूंढना पड़ता है। सेक्शन बी
सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर ये तो कल ही करवाया था, ये क्वेश्चन तो कल करवाया था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने वी वाई निकाला था, वी एक्स निकाला था, उसके बाद बोला था टी इज इक्वल टू 0 पे tan थीटा इज इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाय यू एक्स। 38 सेक्शन ए का yes और कोई क्वेश्चन है 38 से पहले? थर्टी एट से पहले और कोई क्वेश्चन? आप लोग मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, किसी एक को भी होगा ना, ठीक है। और आप लोगों में से किसी को अगर मेरे को हो गया तो 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी। थर्टी एट से पहले कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ट्राई? लग तो नहीं रहा। क्यों? तो पूछिए जो नहीं आ रहा, पूछ भी नहीं रहे। तो रिलेटिव मोशन वाला है, इसको छोड़ दीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको छोड़ दीजिए। या वैसे भी कर सकते हैं, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। देखिए, राम मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। श्याम मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? मैं 30 डिग्री वर्टिकल से देखूं कि हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल। नॉर्थ के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब श्याम इस डायरेक्शन में मूव कर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है। बी ए बी या वी बी है, कुछ भी कीजिए, आंसर वही आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हुआ ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, इसका मतलब बी ए माइनस बी बी कर रहा हूं ना, ये तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर 6 स्क्वायर बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 2ab 6 स्क्वायर cos थीटा। 6 आ गया आंसर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से। और पूछिए।
17 इधर नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन, ये तो क्वेश्चन में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रीड कीजिए सभी लोग। हो गया सॉल्व? 17 चाहिए। ए इस डायरेक्शन में मूव करना है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये कह रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो एक ये ए है, ये बी है, किसी भी इंस्टेंट पे ए के नॉर्थ डायरेक्शन में बी रहेगा हमेशा, ठीक है। मान लीजिए बी कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ए अभी भी यहीं पर है, हमेशा इसके सामने रहेगा बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ बी को देखूं तो बी के दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दोनों हमेशा पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। पैरेलल कब होंगे? जब दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कौन सी स्पीड है और इस डायरेक्शन में इसकी, दोनों क्या होने चाहिए? आगे आगे सुनिए, देख लीजिए दोनों पैरेलल है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो आपसे VA अपॉन VB पूछ लिया, तो VA अपॉन VB cos थीटा आ जाएगा। VA is equal to VB cos थीटा, VA अपॉन VB cos थीटा। तो कल ही करवाया था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? सेम, ठीक है, हमेशा सेम होती है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम देखूं तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वो तो सेम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा हॉरिजॉन्टल में क्या तो मिलेगा, क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है। और वर्टिकल वाला जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है तो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट एक तो ये होगा और एक ये होगा, ये होगा और ये है और ये है। ऐसे ही है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो सेम है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कहाँ है? नीचे की तरफ, तो माइनस एम बी वाई। इनिशियल मोमेंटम कहाँ है? ऊपर की तरफ, ये कितना हो जाएगा? -2 mvy u sin थीटा आ जाएगा। नहीं है? और
और कोई क्वेश्चन? थर्टी एट से पहले है किसी का और कोई डाउट? सर क्वेश्चन 22। 22 देखिए, पहले वाले पार्टिकल को कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया आपने? पहले वाले पार्टिकल को पाई बाई 4 प्लस थीटा और दूसरे वाले पार्टिकल को पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आपने मान लिया थीटा 1 और ये आपने मान लिया थीटा 2। दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग एंगल से, ठीक है, लेकिन दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या थी? सेम थी। तो अगर मैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 करूँ तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो रेंज क्या आएगा? सेम। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? आगे सन में जब दोनों एंगल का समेशन 90, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर। और कोई क्वेश्चन 38 से पहले? है किसी का डाउट 38 से पहले? ये है क्वेश्चन, तो डाउट कहाँ है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही दो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। 38 रीड कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार 38 को। देखिए, फिगर बनाने में तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये कह रहा है कि दो स्क्रीन है, ये दो स्क्रीन है ए और बी। एक बुलेट है, वो जब ए को हिट कर रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको हिट करता हुआ निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे हिट कर रहा है, इधर से पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक, और ये दिया है कि जो P पॉइंट पे हिट कर रहा है और Q पॉइंट पे हिट कर रहा है। ये जो वर्टिकल हाइट है ये 10 मीटर है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 100 है। अब निकाल सकते हैं, हाँ जो भी सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर, अगर 1 मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ। निकालिए निकालिए फटाफट आंसर निकालिए। टेन सेंटीमीटर हाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? कल ही निकाला था, मोशन टू ग्रेविटी का सिंपल ड्रॉप कर रहे हैं तो ये आता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 1/10√2, ये आ जाएगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मान लीजिए इसकी u थी, तो 100 इज इक्वल टू u इनटू t। अब u की अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लीजिए, 1000 डिवाइडेड बाय √2, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं।
अब वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707। हम लोग एलसी सर्किट और आरसी सर्किट में पढ़ते हैं, ठीक है, जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में रीड करते हैं, कुछ याद है? 1/√2 टाइम्स होती है कट ऑफ। इसलिए 1/√2 की वैल्यू याद रखिए कि बार बार कैलकुलेशन जरूर करने की जरूरत ना पड़े। तो कितना आ जाएगा? 0.707 into 1000 मतलब कि 707 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन है अप्रोक्स वैल्यू वाला। और नहीं है कोई डाउट? Sir, 42 question. क्वेश्चन नंबर 42। वैसे इसको सर्कुलर में करेंगे हम लोग। अगर वैसे फॉर्मूला अगर आपको आता है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करे तो टाइम पीरियड क्या होता है? वैसे फॉर्मूला याद होगा, ये पढ़ा है? ये पढ़ा है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। बस निकाल दीजिए। और कितना टाइम लेता है पूरा रोटेट करने में? 24 घंटे। सेकंड में निकालिएगा। कीजिए कीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए आ रहा है कि नहीं। अर्थ कंप्लीट रोटेशन करता है 24 आवर्स में। इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में। ओमेगा की वैल्यू पूछा आपसे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किया ट्राई? सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल। हमें क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए वेक्टर है तो लिखूं, तो वी ए वेक्टर है कितना? 20i के वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर उसी तरह से बी को लिखूं, बी इस डायरेक्शन में है 30√2, इसके कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 30। 45 है ना, तो cos 45 और √2 कैंसिल हो जाएगा। तो वीबी वेक्टर आपने क्या लिखा है? 30i कैप प्लस 30j कैप। ठीक है, अब वी ए माइनस वीबी कर दीजिए। नहीं, बी माइनस ए का है,
VB माइनस VA कर दीजिए, कितना आंसर आ 30I प्लस 10J। सॉरी 20 है ना, 10I प्लस 30J। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोगों ने मार्क्स कैलकुलेट किए थे इस बार टेस्ट के? आंसर की तो मिली होगी, कितने कितने आ रहे? 520। ठीक है, तो लगभग अभी 1 लाख के आसपास में रैंक होगी आपकी ऑल ओवर इंडिया। हाँ, एक एक करके बताइए कितने मार्क्स आ रहे? नहीं, यह रैंक बता रहा हूँ पिछले साल के कंपैरिजन में, कि अगर एग्जाम देते आप लोग नीट का तो कितने स्कोर पे रहते? 350, लगभग 2 से 2.5 के बीच में होगी आपकी रैंक। 3.5 से 4 तक पहुंच गए आप। 490, 1 के आसपास। ठीक है, 1 से 1.5 के बीच में, क्योंकि इस बार जो 400 रैंक थी उसकी 1,90,000 के आसपास में रैंक आई। ठीक है, अगर पेपर दिया होगा तो देखा होगा क्या, अगर जिसके 400 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं, 390 400, वो लगभग 2 लाख को टच कर रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सीन बता देता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो जाए, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए या तो डिमोटिवेट, दोनों चीज हो सकते हैं जो मैं बताऊंगा। 720 मार्क्स हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक, अब टोटल 720 में से कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं? 720 मार्क्स है ना। ठीक है, तो 16 लाख मान लीजिए। ठीक है, एक नंबर पे कितने स्टूडेंट? कीजिए फटाफट डिवाइड कीजिए, 16 लाख डिवाइडेड बाई 720। तो हर एक टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि कितने रैंक पे लाइक कितना आ रहा है। 2222। अगर आप एक मार्क्स भी पीछे जाते हैं 2000 के आसपास में रैंक पीछे हो जाएगी आप, अगर एक मार्क्स पीछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले मार्क्स होते हैं 720 से लेके 650 तक, ठीक है, उसमें वेरिएशन आपका 1 से 1,500 तक का होता है। कारण इसलिए क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं पहुंच पाते मार्क्स। ठीक है, तो वहां पे वेरिएशन आपका 1,000 के आसपास में होता है, अगर 650 के आसपास में है। ठीक, इसलिए आप लोग अगर रैंक अगर ध्यान से देखिएगा, अगर 720 पे फर्स्ट रैंक है जिसकी, तो हो सकता है कि 715 पे उसकी 100 रैंक आ रही है। ठीक है, 715 या 716 में। ठीक, लेकिन अगर आप एक एक 2-2 हजार के हिसाब से करते तो 10,000 रैंक आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि वो जो डिफरेंस होता है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर मैं 720 से 715 तक आ रहा हूँ,
तो मान के चलिए 15 या 20 का डिफरेंस आएगा, एक नंबर के डिफरेंस, ठीक है। वही 715 से 710 पे आऊंगा तो डिफरेंस आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 20 का डिफरेंस होने लगेगा रैंक वाइज, ठीक है। और वही 700 तक पहुंच जाएंगे, वो डिफरेंस आपका 40 से 50 तक होने लगेगा। और जैसे 650 पे आएंगे तो वो 200-300 का डिफरेंस आने लगेगा। तो जिसकी 650 होती है वो 1500-2000 के आसपास में रैंक हो, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तब वो 1000 का डिफरेंस आने लग जाता है, और नीचे आएंगे 2500 का डिफरेंस आने लगेगा। जहां 600 के नीचे आएंगे वो डिफरेंस 5000 का आने लगेगा, 1 मार्क्स कम हुए 5000 रैंक पीछे चले गए। और जहां 550 के नीचे गए 10,000 का डिफरेंस आने लगेगा। ये ऐसे वेरिएशन चलता है, ठीक है। तब खुद अंदाजा लगा लीजिए 720 मार्क्स का है, ठीक है। और हर एक नंबर पे 2500-2000 रैंक आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रफ अगर मैथ्स के हिसाब से देखें, ठीक। तो अगर आपने मान लीजिए 650 अटेम्प्ट किया, सभी मार्क कर दिए, सभी गोले मार दिए, ठीक है। और उसमें से 10 नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो 10 नेगेटिव होंगे, 650 तो वैसे ही 10 नेगेटिव हो तो मतलब 50 नंबर कम हो गए। मैं ऐसे मान रहा हूँ कि आपने पूरा कैलकुलेट किया, कोई भी नेगेटिव को हटाया नहीं था, तो 650 आपने जोड़े। अब बाद में नेगेटिव देखिए तो आपने बोले कि 10 नेगेटिव हो गए, तो 50 नंबर गए ना। एक तो गलत का गए ही 4 नंबर और एक नेगेटिव भी आ गया, ठीक। तो 50 नंबर मतलब 600 पे पहुंच गए, ठीक है। 40 से 50 का रैंक पीछे चले जाएंगे। एक नेगेटिव मार्क में सोचिए कितने 5 नंबर पीछे, मतलब कि 10,000 रैंक पीछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन नेगेटिव किया तो अभी हम लोग 720 का टारगेट नहीं कर सकते हैं। 720 का टारगेट तब कर सकते हैं जब आपके बेसिक क्लियर हो बिल्कुल, तब आप 720 का टारगेट बनाइए। लेकिन जो अभी मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को इस लेवल से वहां तक लेके जाऊं, लगभग 650 तक। 720 वो आपकी मेहनत होगी, उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकते। मैं तो सभी चैप्टर करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपकी कितनी प्रैक्टिस होगी वो आप 650 से 720 तक लेके जा सकते, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ इतना टाइम किसी भी कोचिंग में नहीं रहा कि मैं 2 दिन से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं करवा। अगर पढ़ा होगा, जैसे अगर पढ़ता हूँ कोई फ्रेंड पूछ लीजिएगा। एक डाउट सेशन के लिए अलग से एक केबिन होता है, क्या वहां पे जाके आप डाउट पूछेंगे, कोई फैकल्टी मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, एक एक हफ्ते तक टीचर ढूंढते रह जाते हैं कि डाउट के लिए कोई मिले मेरे को। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है और लेक्चर 5 इसलिए रखा है कि नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होंगे तो मैं बीच में 2 या 3 भी डाउट सेशन ले लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीक में उसको कवर कर दूंगा खींच के। लेकिन इसका फायदा मेरे को नहीं लग रहा है कि आप लोग उठा रहे हैं। ये आपको बोनस मिला है कि 2-2 दिन चल रहा है सिर्फ प्रोजेक्टाइल के डाउट्स पे, उसके बाद भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं हो रहे सॉल्व। मैं तो कल ही खत्म करवाता, कल मैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट कर देता, अब वो भी आधे घंटे में खत्म करवा दूंगा। चैप्टर तो कल ही बाइंड अप कर देता हूँ, कल 2-2 लेक्चर में, ठीक है। चैप्टर बाइंड अप होता है, नेक्स्ट चैप्टर एनएलएम में स्टार्ट करते, तो वो तो डाउट ऐसे ही रह जाता है प्रोजेक्टाइल, एनएलएम के डाउट आने लग जाते हैं। तो सब चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर स्टार्टिंग के ये नहीं पता है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है तो फिर फोर्स के बारे में एनालिसिस कैसे करेंगे। अब फोर्स नहीं आएगा उसके बाद तो फिर सर्कुलर आने वाला है, सर्कुलर आएगा उसके बाद फिर आपका रोटेशन आएगा, लीनियर और रोटेशन सर्कुलर दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो चीजों को समझिए, प्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं, टाइम बहुत कम है। और अभी तो फिजिक्स की जस्ट स्टार्टिंग हुई है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पीछे वाले चैप्टर्स को कवर कर सकता हूँ क्योंकि 2 ही चैप्टर हुए अभी स्टार्टिंग, लेकिन जब हम लोग रोटेशन तक खत्म हो जाएगा ना तो 7 चैप्टर हो जाएंगे। फिर सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि पीछे वाले को कवर करूं, पीछे वाले को कवर करूं, ऐसे करते करते मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है कि स्टार्टिंग में हर एक के पास जोश होता है तो वो 15 दिन में ठंडा हो जाता है जैसे जैसे चैप्टर बढ़ने लग जाता है। वो इसलिए ठंडा होता है क्योंकि 2 दिन या 3 दिन भी अगर आपने गैप कर दिया पढ़ाई में वो बर्डन आ जाता है कि इतने एक्सरसाइज मेरे बच्चे होंगे, ये तो मैंने किया ही नहीं। और ये स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है कि अगर नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो पहले पुराने वाले को कवर करेगा कि पहले ये तो कर लूं मैं फिर तो आगे बढ़ूं। करना पड़ेगा भी क्योंकि सभी चैप्टर को रिलेटेड है टू रोटेशन।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग और चैप्टर की बात करें तो ज्यादा कोरिलेशन मिलता नहीं। अगर मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ूं तो मैं एसएचएम वेव कर सकता हूं, उन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं। मैग्नेटिज्म पढ़ लूं या इलेक्ट्रोस्टैट पहले पढ़ लूं, दोनों का ज्यादा कोरिलेशन नहीं, दोनों को अलग अलग समझा जा सकता है। ऑप्टिक्स को अलग से समझा जा सकता है, मॉडर्न फिजिक्स अलग से समझी जा सकती है। सेमीकंडक्टर आज पढ़ा दूं तो आज भी समझ जाएंगे, क्योंकि कोई कोरिलेशन नहीं है मैकेनिक्स के साथ। लेकिन स्टार्टिंग वाले चैप्टर में 7 और चैप्टर सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड। अगर रोटेशन तक चीजें समझ में आ गई तो फिजिक्स में कहा जाता है 70% कॉन्सेप्ट आपको आ गया, उसके बाद तो इसी कॉन्सेप्ट को घुमाना है बस। वर्क पावर एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रोस्टैट का 30% क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी कोरिलेट करना सीखने होंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट तो बताऊंगा वर्क पावर एनर्जी में ये सब कॉन्सेप्ट बता दे, देखिए यहीं पे रिपीट हो रहे हैं वापस। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा नहीं, बता दूंगा कि कैसे कैसे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम आता है, 90% सेम मिलता है, बस जी का जो वेरिएशन है वो चेंज हो जाता है और सब चीजें सेम है। टनलिंग प्रॉब्लम तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रोस्टैट करवा दिया जाता है तो मैग्नेटिज्म के 70% कॉन्सेप्ट वही होता है। वहां पे डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। वहां पे टॉर्क निकालते हैं, यहाँ पे भी टॉर्क निकालते हैं, बस पैरामीटर चेंज हो जाता है। तो कई सारे चैप्टर इससे रिलेटेड हैं, सभी एक दूसरे से चैप्टर कोरिलेशन होता है, लेकिन अभी आप लोग वो सब पकड़ ही नहीं पाए, टाइम का यूज नहीं कर रहे। अगर टाइम का यूज नहीं करेंगे तो फिर से उसी रास्ते पे आ जाएंगे। सोच के देखिए 16 लाख स्टूडेंट अगले साल हो सकता है 18 लाख बैठे, एक से एक धुरंधर बैठे हुए, जो कोरोना के कारण इस बार एग्जाम में सही से क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वही अगर नहीं में हो जाता तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते जो 720 पे, तो 3-4 स्टूडेंट में 720 पे शायद कम से कम 20 स्टूडेंट से कम नहीं होते 720 मार्क्स, और रैंक और जाती क्योंकि पेपर बहुत इजी था इस साल। तो थोड़ा सोचिए कि 18 लाख के स्टूडेंट, 18 में से कम 60,000 रैंक आएगी आपकी, तब जाके कहीं गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो आपको मालूम है प्राइवेट के लिए कितने पैसे, करोड़ों रुपए लग जाते हैं एमबीबीएस करने में। इसलिए उसको सोचिए, इन सब चीजों से मोटिवेशन मिलता है, और डीमोटिवेट होंगे जब इमेच्योर होंगे। इतनी तो मैच्योरिटी आ जाती है 12th पास होने के बाद, एक करियर बनाना है तो मेरे को सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर आज कहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करना है तो खत्म करना है, भले रात भर जगूंगा, लेकिन आपको लगता है 9 बज के 10 बज के अब तो सो जाओ, अगले दिन देखेंगे, एक दिन के बाद देखा जाएगा। ये टाइम आपके लिए नहीं है। ये 10th का स्टूडेंट 11th का स्टूडेंट सो सकता है, क्योंकि उसके में सिलेबस बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, हर एक 2 दिन के बाद उसके एक लेक्चर होता है। 11th वाले स्टूडेंट कर सकते हैं ये सब काम, लेकिन आप लोगों को सभी सीन पता है कि आपके पास गिन के सिर्फ 5 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 5 महीने में 11th 12th पूरा कंप्लीट करना है, और 4 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में 320 से कम नहीं आनी चाहिए, तब आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट सीट का। 320 बायो में आएंगे, तब जाके केमिस्ट्री और फिजिक्स में 150 प्लस आने तब अच्छी रैंक आएगी। खुद ही देख लीजिए, 150, 300, 320, 620, तब सोचा जा सकता है। और जहां तो उम्मीद है नेक्स्ट ईयर 620 के ऊपर जाएगा कट ऑफ। अभी तो इस बार का कट ऑफ पता नहीं चला, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, जब आखिरी सीट जाएगी तब पता चलेगा। लास्ट ईयर का 580 तक गया था कट ऑफ, इस बार अप्रॉक्स हो सकता है 600 प्लस कुछ हो, 605, 610। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो 10-15 नंबर मार्क्स तो इंप्रूव होना ही होना है नेक्स्ट ईयर कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ बढ़ता जाएगा, तो भगवान से मनाइए कि फिजिक्स टिपिकल आ जाए। अगर फिजिक्स टिपिकल आ गई तो कट ऑफ तुरंत आ जाएगा 50-60 नंबर में, क्योंकि रटने वाले केमिस्ट्री और बायो एक से एक है,
355, 360 में से 360 फिजिक्स से लेट हुई उनकी 20 नंबर 30 नंबर। आप नहीं जानते, मेरे टच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बायो केमिस्ट्री में कोई डर नहीं लगता, वो सिर्फ फिजिक्स में ही है और 5-5 साल से प्रैक्टिस कर, और आपको तो पहला ड्रॉपर ही। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, 4-4 साल 5-5 साल 3-3 साल वाले प्रिपरेशन वाले भी स्टूडेंट होते हैं। उनके लिए बायो नहीं डूबती है, उनको फिजिक्स ही लेके डूबती है। तो अगर उस भीड़ में से अगर आपको अलग होना है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। 5 महीने सिलेबस कंप्लीशन, उसके बाद 2 महीने आपकी फुल प्रैक्टिस रिवीजन। हाँ तो 1 महीना बस। तो सोच लीजिए मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होगा, 1 महीना वो चलेगा। और मैं 720 का टारगेट इसमें नहीं ले रहा क्योंकि टाइम कम है। 720 का टारगेट आप अपनी मेहनत से ले सकते हैं, मैं तो 650 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि जितनी चीजें बताऊं कम से कम 650 को आप लोग टच करें। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्वेरी पूछे जा रहे हैं तो मतलब कि आप 720 का टारगेट ले लीजिए। मैं थोड़ी ना आप लोगों को 720 लेकर दिलवा सकता हूँ कि नहीं 720 मार्क्स आ जाएंगे, वो तो आपकी मेहनत है। मैं तो सिर्फ चीजों को समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट को बता सकता हूँ। अब डाउट पूछेंगे नहीं, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। मैं क्यों रुका रहूंगा, मैं तो ढूंढ ढूंढ के करवा रहा हूँ कि नहीं ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं क्या प्रैक्टिस इसकी क्वेश्चन यहीं पे कर लें प्रैक्टिस। और इस सीन को आप लोग समझ नहीं सकते, पता नहीं क्यों। टॉपर बैच के स्टूडेंट पता है टीचर के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रेंथ कम है। आकाश में थे एक बैच में कम से कम 200 स्टूडेंट। अब मैं निकलता तो पीछे 50 साल जिसमें पीछे पीछे चलते थे, सीढ़ियों से उतरते उतरते सर ये वाला डाउट आप ऐसे मुंह से बता दीजिए कि क्या क्या करना है। अब वो सुनते रहते थे हाँ ये करना, क्योंकि उसके बाद तुरंत मेरी नेक्स्ट क्लास होती थी 15 मिनट के बाद। लेकिन यहाँ पे आप मैं देखता हूँ बिल्कुल रिलैक्स है, लगता है कि बड़े नहीं है, कुछ डाउट ही नहीं है। आपसे ज्यादा 11th वाले पीछे पीछे पड़े रहते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं है इसको कैसे करेंगे। हर एक क्लास में देखता हूँ ब्रेक होता है, वो लोग जरूर पूछते हैं, लेकिन आप लोगों में से रेयरली कोई पूछता है क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे। ये भी हो सकता है कि बेसिक ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो क्लियर होगा। अब प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे, तब तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे अभी। नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूँ कि नहीं आ सकता है, लेकिन उसको पूछिए भी तो, अलग से पूछिए। और यहीं पे पूछने में क्या प्रॉब्लम है। जो स्ट्रेंथ भी कम है, 14-15 स्टूडेंट है, इसमें नहीं पूछ पा रहे। एक तरह से आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, कि आप लोग इसको माने या ना माने। हम सभी फैकल्टी बात करते हैं कि स्टूडेंट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी स्ट्रेंथ क्योंकि स्टार्टिंग है ये कोचिंग का, ठीक है, इतनी कम स्ट्रेंथ की कहीं पे भी कोचिंग नहीं चलती। स्टार्टिंग है तो अगले साल इतनी नहीं रहेंगे, कम से कम 50-60 तो रहेंगे। उसका अगले साल उसका 200-300 रहेंगे। इसलिए इस मौके का फायदा उठाइए। आप सिर्फ अपने आप को देखें ना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, भले बगल वाले को आता हो या नहीं आता, उससे आपको क्या ले रहे हैं। आपको नहीं आता क्वेश्चन पूछिए, खत्म कीजिए उसको, आगे बढ़िए। मैं ढूंढ ढूंढ के करवा रहा हूँ क्वेश्चन, गुस्सा इसलिए मेरे को आ रहा है। क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के पूछने चाहिए थे। मैं क्यों 2-2 शीट दूंगा, क्यों डीपीपी भी दूंगा। नीट में कभी डीपीपी नहीं दिया जाता। ऑल ओवर इंडिया कोई से भी कोचिंग में चले जाइए, डीपीपी कोई नहीं देता। इंजीनियरिंग में भले ही मिल जाएगा, लेकिन नीट में कभी नहीं मिलेगा। और इंजीनियरिंग में भी एक ही शीट, सॉरी इसमें भी एक ही शीट दी जाती है नीट में। आगरा में जितने भी इंस्टीट्यूट है हर एक में देख लीजिएगा जाके,
एक ही मॉड्यूल मिलता है, जिनके 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ABCD जो भी करके हो। आपको तो 3-3 शीट मिली है, 100 के ऊपर कम से कम 150 प्लस तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस नहीं कर। ऐसे नहीं टाइम नहीं है, टाइम है आप लोगों के पास। जब क्लास ओवर हो रही है तो शाम के 6 बजे तक बैठ के पढ़िए। आज पढ़ा, आज यहीं पे रुकिए, और जो भी क्वेश्चन है आपके डाउट्स के हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए। डिस्कशन में कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं जब आप एक दूसरे को समझाते हैं। जब भी आप एक दूसरे को समझाएंगे तो आप ही के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि समझाते समय कई सारी चीजें आती है दिमाग में। हो सकता है सामने वाला आपको कहीं पे करेक्ट कर दे, अगर कहीं पे गलत मिसकॉन्सेप्ट बन रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ रियली कोई आपस में डिस्कशन भी कर रहा है, क्लास ओवर तुरंत बैग उठाते हैं, ऐसा लगता है कि बर्डन हटे यहाँ से, अब घर चला जाए। आकाश में मॉर्निंग में सुबह 7 बजे स्टूडेंट आता है, जब इंस्टीट्यूट बंद होता था रात के 8:30 बजे, तब वो निकलता है ड्रॉपर का स्टूडेंट। जब मैं निकलूंगा लाइब्रेरी में बैठा रहता था, मलिक अपने काम करने में लगा हुआ है कि अगर कोई फैकल्टी फ्री होगी तो पूछ लूंगा, नहीं फ्री होगी तो मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। घर पे भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है। घर पे तो और आराम हो जाता है कि घर पे पहुंचे, आराम किए, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, तो टाइम बांध दीजिए कि 6 बजे तो रुकूंगा या 7 बजे तो रुकूंगा या 5 बजे तो रुकूंगा। कम से कम आज की चीजें जो दी गई है उसको यहीं पे कंप्लीट करके मैं घर निकलूं। 10:30 से क्लास है, सुबह 8 बजे खुल जाता है इंस्टीट्यूट। आप 8:30 9 बजे आ जाइए, जो चैप्टर पढ़ाया जाए उससे पहले उसके एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या डाउट के लिए क्वेश्चन डिस्कशन होने, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कौन कौन से मेरे डाउट्स के हैं, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करके देख लूँ, या कौन कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं एक बार उसको मैं पढ़ लूँ। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसको बैठ के बुक से एक बार देख तो सकते हैं। नेट है आपके पास, गूगल से बैठ के पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए क्लास में चीजें, और आप ही को ज्यादा समझ में आएंगी कि हाँ ये सब चीजें होती हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, अगर एनसीईआरटी घर पे नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी लेकर आइए रोज यहाँ पे, उसको यहाँ पे पढ़िए। आज एक टॉपिक पढ़ा दिया, एनसीईआरटी निकालिए, उस टॉपिक को एनसीईआरटी से थोड़ी स्टडी कीजिए। 101% एक पेज में आपको 2-3 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए एक लाइन में क्या लिख दिया। एनसीईआरटी की यही खासियत है कि मैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन जो पढ़ाऊंगा कम से कम 2 से 4 घंटे लूंगा पढ़ाने में, और एनसीईआरटी ने उसने एक पैराग्राफ में लिखा, वही पैराग्राफ में 2 से 4 घंटे समझा। स्ट्रेट लाइन मोशन का भी अगर सही से पढ़ा होता तो कुछ ना कुछ तो डाउट आप तो एनसीईआरटी की थ्योरी से पूछते, किसी ने नहीं पूछा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आती है, एज इट इज क्वेश्चन उसके थ्योरी से पिक किए जाते हैं, एज इट इज। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़िए, समझिए और उसको पूछिए। पता नहीं क्यों आप लोगों को, मेरे को नहीं लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं कि 3-4 साल के बाद की सोच रहे हैं। हर एक साल कंपटीशन बढ़ेगा ही, कम नहीं होना। नंबर ऑफ कैंडिडेट हर एक साल बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले। अगर अभी 14 थे तो अगले साल 16-18 होंगे, उसके बाद 20 होंगे, फिर 22-23, तो कट ऑफ तो हमेशा ही जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर इसी पैटर्न का इजी आता रहा तो टिपिकल आएगा, तभी कट ऑफ नीचे जाएगा। और टिपिकल सिर्फ फिजिक्स ही बना सकते, बायो में टिपिकल नहीं करेगा, ना ही केमिस्ट्री में टिपिकल करेगा। फिजिक्स में बस 10 क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, हो गया टिपिकल। 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अगर सही से नहीं हुए, बायो भी गड़बड़ कर देंगे, केमिस्ट्री तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सब चीजें चलती हैं दिमाग में 3 घंटे में। अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं होते ना स्टार्टिंग के, पसीने छूटने लग जाते हैं, एक साल याद आने लग जाते हैं कि मेरी पूरी एक साल की मेहनत है, यही 3 घंटे में मेरे को सब चीजें करनी है। इसलिए कहा जाता है फिजिक्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी। जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्टॉप वॉच को सामने रखें। 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए बायो के लिए, 40 मिनट्स।
अभी भी ऐसे स्टूडेंट जो 25 मिनट में करते हैं, सोचो उनकी स्पीड क्या होगी बायो की। स्पीड तभी होगी जब उनको सभी चीजें फिंगर टिप्स पे होंगी, उन्होंने पढ़ा ये आंसर खत्म, आगे सोचना ही नहीं है। 4 ऑप्शन को देखा नहीं, पहले ऑप्शन नजर आ गई, 11 ऑप्शन करेक्ट है, वो 4 ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी सब चीजें इतनी बार पढ़ ली है ना कि वो रट गई है, दिमाग में बैठ गई, ये चीज पूछी गई तो इसका ऑप्शन यही होगा। तो बायो में टाइम बचाया, वो टाइम आप फिजिक्स में लगा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कई सारे 2-4 तो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करेंगे तो सभी जो डेटा होता है ना, हर एक में पॉइंट का ही डिफरेंस होता है। कई बार देखा होगा जो डेटा दिए रहते हैं कि 2.3 है, किसी में दे दिया 0.23 है, किसी में दिया 23 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तभी पता चलेगा डेसिमल प्लेस कहाँ पे आना चाहिए। और जल्दबाजी में कैलकुलेशन गड़बड़ होगी और कॉन्फिडेंस पहले ही उठा लिया तो कैलकुलेशन आराम से करेंगे, पता चला 2 घंटे में फिजिक्स ही सॉल्व किया, अब 1 घंटे में पूरी बायो बची हुई है, केमिस्ट्री बची हुई है। इसलिए हमेशा अभी से आदत डालिए कि फिजिक्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, भली कितनी भी अच्छी फिजिक्स हो आपकी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यही होता है, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स। बायो अटेम्प्ट कीजिए 40 to 45 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर केमिस्ट्री कीजिए, अब पूरा टाइम दीजिए 1.25 घंटे का किसमें, फिजिक्स में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम मिलना ही चाहिए आपको, तभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाए। और नीट के पेपर उठा के देखिए, टिपिकल नहीं होते हैं, इजी होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करें तो टिपिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि एम्स जुड़ गया है इसके साथ, पहले अटेम्प्ट था ना एम्स का, इसलिए हो सकता है इजी पेपर दिया हो, नेक्स्ट में हो सकता है कि 4-5 कुछ टिपिकल दे दो। और एम्स पता है ना मेंस लेवल का होता था, ठीक है, तो अगर मेंस के 10-12 क्वेश्चन भी दे दिए तो मतलब कि फिजिक्स टिपिकल हो गई। एम्स ऐसे थोड़ी ना दे देगा, जाओ एम्स में एडमिशन ले दो, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो पहला अटेम्प्ट तो आपने खो दिया जब इजी पेपर आया था, अगले साल का नहीं पता, हो सकता है इजी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कम से कम प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो भी आपको इजी लगे, इससे टिपिकल नहीं जाएगा। आपने वो 1-2 क्वेश्चन भी मैंने एडवांस से करवा दी, लेकिन बोला नहीं कि एडवांस में पूछा गया, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मैं वही इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं एडवांस, तो बस ये एडवांस का क्वेश्चन में से तो होगा ही नहीं। अगर सिंपल कह दूं ये नीट में आया था तो आप तो कर भी देंगे, अच्छा नीट में आया था कुछ तो कर ही दूंगा मैं इसको, ठीक है। कई बार एग्जाम का नाम ही डिमोरलाइज कर देता है, इसलिए कई बार जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन में मैंने कहा कि एम्स में पूछा गया था, वो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व किया हुआ है, मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और इतने प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का टॉपर था, ठीक है, नहीं 7th रैंक थी, मिहित राय, ठीक है, मिहिर, वो आकाश का ही स्टूडेंट, मेरा ही पढ़ाया होता, वो कैसे पढ़ता था, रात के 11 बजे तक पढ़ता था, ठीक है, और सुबह 3:30 बजे उठ जाता, 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता, 3:30 या 4 बजे तक उठ जाता था, तो उसके बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देता, 8 बजे से क्लास होती थी, 3 घंटा पढ़ के आता था, फिर 8 बजे से क्लास लेता था, उसके बाद 2 बजे क्लास ओवर हुई, उसके बाद टीचरों के पीछे पड़ा रहता था कि सर जितना भी टाइम हो अपने को बता दीजिए, ये सब मेरे आएंगे डाउट्स, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैलिबर हर एक के अंदर रहता है, लेकिन एक होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है और दूसरे को मोटिवेशन देना पड़ता है। तो आप लोगों में से भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कम से कम 1000 रैंक के अंदर ला सकते, थोड़ी सी मेहनत करेंगे 100 रैंक के अंदर आ जाएंगे। 1000 से और 100 के बीच में बहुत ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस गिन के 5 क्वेश्चन और सही कर दीजिए, आप 100 के अंदर आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन और सही करिए टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। तो थोड़ा सोचिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ जिसमें से हैं स्टूडेंट कैलिबर वाले जो कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों।
नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइज कीजिए। हर एक चैप्टर में इतना टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग चैप्टर इसके कॉन्सेप्ट आगे रिपीट होंगे। देखो सर्कुलर मोशन भी पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। मेरे को पता है कि टीचर सर्कुलर मोशन ये सब कैसे कैसे पढ़ाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में, मेथड नहीं कि ये मेथड अप्लाई करने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कितने मेथड याद रखेंगे? मेथड से थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो कॉन्सेप्ट से होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपने ओमेगा टी वाला किया था, कितने टाइम पे ऑर्थोगोनल बन रहा है, किया था? एक लॉजिक बताता हूँ, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर वेलोसिटी। पहले वाले में क्या दिया हुआ था? ए वेक्टर था cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। मतलब कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा, इसकी ओमेगा है, और दूसरे वाले की कितनी है? ओमेगा बाई 2, ठीक है। ओमेगा टी बाई 2 था ना, मतलब कि ओमेगा बाई 2 है उसकी स्पीड, ठीक है। तो इसकी स्पीड की आधी है, तो कितने टाइम में, पूरा टाइम कवर करने में कितना टाइम लगता है? 2 पाई बाई ओमेगा, अभी लिखा था ना टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब कि ये पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक पहुंचेगा कितने टाइम में? ये बी मान लीजिए, कितने टाइम में पहुंचेगा? पाई बाई ओमेगा। और ए से वापस ए तक पहुंचने में 2 पाई बाई ओमेगा। तो ए वाला पार्टिकल तो यहाँ पहुंच गया, मतलब अभी यहाँ पे है। बी वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी? ओमेगा बाई 2। तो उतनी स्पीड में वो कहाँ तक पहुंचा होगा? हो गया ऑर्थोगोनल, इतने टाइम पीरियड में आ जाएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि बिना मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब प्रैक्टिस हो जाए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए मैंने ज्यादा दिए हैं कि आपको दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतने क्वेश्चन पहले दे दो कि इसी में वो रहे, क्योंकि दूसरी बुक उठाएंगे उसमें पता नहीं कि वो नीट के लेवल का है कि नहीं। बेकार के क्वेश्चन भी बहुत दिए रहते हैं। स्टेट लाइन पूछे मैंने 1000 क्वेश्चन दे दिए, उतनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे को। जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं मेरे को तो उसकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, और थोड़े से टिपिकल। एक ही टॉपिक पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन 50 क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस में 2 क्वेश्चन से कर सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इसलिए शीट ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर वो शीट टाइम के अंदर आपने सॉल्व कर लिया, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, कल तक चलेगा, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया, अब कर लीजिए, शीट पूरी सॉल्व हो चुकी है, अब दूसरे बुक के क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले शीट को कंप्लीट कीजिए, शीट कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरे बुक के आपको सॉल्व करना है तो कीजिए, नहीं भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। शीट में इतने क्वेश्चन हैं, नीट उससे बाहर से नहीं आने वाले, और बस एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑनलाइन में फायदा भी है, नुकसान भी बहुत है। आप लोगों को मोबाइल यूज करने का मौका मिल रहा है, मोबाइल यूज करते करते आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं मेरे को भी नहीं पता, और मैं देख के भी अनदेखा कर देता हूँ, क्योंकि आपका कैरियर आपके हाथ में है। मैं सिर्फ चीजों को एक बार समझा सकता हूँ, आज समझाया तो हो सकता है कि अब अगली बार मैं मार्च में समझाऊं। बात हुई ना कि हर एक 2 दिन के बाद मैं आधे घंटे लेक्चर ही दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मेरे को सिलेबस भी देखना है कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार चीजों को समझिए, अपना टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिए, और आपको ही पता है कि कितना टाइम आप लोग बेकार की चीजों में बेकार करते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए बस। यहाँ से 2 बजे छुट्टी हुई है, 3 बजे छुट्टी हुई, घर पे पहुंच रहे हैं 5 बजे, घूमते फिरते हुए, दोस्तों से बातें करते हुए, 2 घंटा खराब, 10 मिनट में पहुंच सकते थे घर। एक एक मिनट की वैल्यू को समझिए। तो टाइम बहुत कम है, रियरली बहुत कम है, इसलिए आपकी 5 डेज अ वीक रखी गई है क्लास, और सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, बायो वाले सर ले ही रहे हैं। तब ये मत सोचिए कि बायो वाले सर ले रहे हैं या मैं ले रहा हूँ, तो आपसे ज्यादा बर्डन तो टीचर पे, टीचर क्यों एक्स्ट्रा लेगा?
ये भी तो टीचर एक्स्ट्रा ले रहा है वो चीज को समझाने के लिए, चीजें थोड़ी सी सही से समझ में आए। एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ कि एक ही टॉपिक में 2 लेक्चर तक समझाऊं। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कल ही खत्म कर देता, आज मैं एलएलएम स्टार्ट कर देता। तो ये मेरे लिए 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया ना, कि आज का टाइम वेस्ट किया तो मेरे लिए 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए। मेरे को कहीं ना कहीं मेकअप करना पड़ेगा किसी सैटरडे को। तो कल से ऐसा मत कीजिए। एक लास्ट टाइम दे रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए कल तक। कल मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा, अगर 8-10 क्वेश्चन होते हैं तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं रिलेटिव मोशन इनटू डायमेंशन स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब पढ़िए थोड़ा सा।